और अगर आप आम पब्लिक हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी धाराओं में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्सन तो आपका मिसिंग होना है, आपको पुलिस के पास जाना है। अगर पुलिस अनभिज्ञ भी है, इग्नोरेंस दिखा रही है कि उनको नहीं पता कि ऐसा कोई माने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हालांकि ऐसा वो दिखाएंगे नहीं। अब अगर कुछ पुलिस वाले ऐसा अभी भी करते हैं तो ये बहुत ही गलत होगा। उनके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शंस हो सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। इसलिए पुलिस ऑफिसर्स भी अगर आप हैं तब भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, अगर आप पब्लिक हैं तब भी देखनी चाहिए, अगर आप काउंसिल हैं, एडवोकेट हैं, तो आपसे देखिए पब्लिक हेल्प लेने आ सकती है, या कभी पुलिस ऑफिसर भी आपको पूछ सकता है कि जी बताइए कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली जाए। तो इस बात का आज मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2026 को एक ऑर्डर पास किया, जी गणेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स वाले मैटर में, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का क्यों ना हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हर मैटर में अगर मिसिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और ये कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस जो है, स्टेट पुलिस मेलाफाइडली इस मामले को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं, और केवल बच्चों के मामलों में तो एफआईआर दर्ज कर रही हैं, लेकिन जब वयस्क अडल्ट पर्सन की मिसिंग की इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है तो उनके घर वालों को कह रहे हैं, उनके गार्जियंस को कह रहे हैं कि आप तलाश कर लीजिए, 24 घंटे देख लीजिए, आप ये कर लीजिए, और फाइनली उनमें एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो पीछे मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी, बड़ा प्यार दिया आप लोगों ने, धन्यवाद आप लोगों के लिए। और उस पर कमेंट्स ये हैं, और पुलिस ऑफिसर्स के अधिकतर हैं, और ये प्रॉब्लम आ रही है पुलिस ऑफिसर्स को अब, कि जब इंफॉर्मेशन किसी मिसिंग पर्सन की आती है तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन आती है उनके पास कि हमारा ये व्यक्ति है एक्स वाई जेड, जिसकी उम्र है 40 साल और घर से गायब है, इतने बजे ड्यूटी के लिए निकला था और वहां से फिर वापस नहीं लौटा है, या इस काम से घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा है। तो जनरली आप देखते होंगे कि जब भी पुलिस ऑफिसर के पास एक इंफॉर्मेशन आती है पुलिस स्टेशन में, तो उसमें बताया जाता है कि ये ऑफेंस हुआ है, या ये हालात हैं जो हालात एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो उस अपराध के लिए किसी ना किसी कानून में एक सेक्शन का प्रोविजन, एक धारा का प्रोविजन किया गया होता है, और उसके लिए जब एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है तो एफआईआर में आप देखते होंगे कि उस सेक्शन को मेंशन किया जाता है, उस धारा को मेंशन किया जाता है कि कौन सी धारा का अपराध हुआ है, कौन से लॉ का अपराध हुआ है। लेकिन इस मामले में जब पुलिस के पास मिसिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन आती है तो वहां पर कोई अपराध नहीं हुआ होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब एफआईआर दर्ज करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए, तो उसमें एफआईआर की, सॉरी, उसमें अपराध की सेक्शन तो मेंशन करनी ही पड़ेगी। बिना सेक्शन को मेंशन किए, बिना धारा उसमें मेंशन किए एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो एक बात तो तय हो गई कि कोई ना कोई एक सेक्शन तो उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो अभी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स का ये क्वेश्चन है कि जी हम कौन सी सेक्शन उसमें मेंशन करें जिससे कि एफआईआर रजिस्टर हो जाए, क्योंकि सीसीटीएनएस पे आजकल एफआईआर रजिस्टर होती है, और वो जो मॉड्यूल डेवलप किया गया है वो इस तरीके का है कि जब तक उसमें उस धारा का आप मेंशन नहीं करेंगे, धारा नहीं लिखेंगे, तब तक एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने कुछ प्रैक्टिकल बातें, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर मैंने पढ़ा, तो मेरे विचार से कुछ बातें निकल कर आई हैं। उन धाराओं में आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये पीछे स्क्रीन पर मैंने आपको एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से वही 22 मई 2026 का ये ऑर्डर है, ये मैंने डाउनलोड किया, और इसमें रेलेवेंट पोर्शन है पैरा नंबर 4 और उसका क्लॉज 2। यहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा और आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको पॉइंट वाइज नोट करके नहीं दे रहा हूं, मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में से दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ हमने बिल्कुल ठीक बताया है, और आप आंख बंद करके वो प्रैक्टिस
शुरू कर सकें। देखिए यह कहा गया है कि ऑल पुलिस स्टेशंस आर डायरेक्टेड टू immediately register an FIR the moment any information reaches them with regard to any person missing। कुल मिला के सीधे शब्दों में कह दिया कि जिस समय पुलिस स्टेशन में किसी व्यक्ति के गुम होने की इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, इमीडिएटली उसी समय उसी मोमेंट पुलिस ऑफिसर को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। कौन कौन सी धाराओं में करनी पड़ेगी वो भी बताऊंगा, आपको लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। देखिए जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तभी इंफॉर्मेशन बाकी सारे लोगों तक पहुंचती है। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचे तो आप लाइक करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो यहां पर कहा है कि भैया आपको तुरंत करनी है, और एक्सप्लेन किया उन्होंने आगे, विदाउट वेटिंग फॉर एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। कोई भी इसमें प्रारंभिक जांच नहीं की जाएगी, बिना कोई प्रारंभिक जांच किए आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है। और दूसरा कहा है, और विदाउट लीविंग इट टू द गार्जियन और फैमिली मेंबर्स ऑफ द मिसिंग पर्सन टू फर्स्ट सर्च फॉर हिम और हर। आप उसके फैमिली मेंबर और गार्जियन को, अगर बच्चा भी है तब भी, अडल्ट है तब भी, मेल है तब भी, फीमेल है तब भी, बुजुर्ग है तब भी, आप उसके फैमिली मेंबर्स को या उसके गार्जियंस को ये नहीं कहेंगे कि पहले आप तलाश कर लीजिए। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में बड़ी प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं, जो हमेशा आम जनता को पुलिस स्टेशन में जाने के बाद सुनना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर्स ऐसा कहते हैं पब्लिक को, वो सब कुछ यहां पर लिखा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट में क्लियर कर दिया कि आप एफआईआर तुरंत कर दीजिए, उसके घर वालों को आप कुछ नहीं कहेंगे कि भैया आप पहले खुद सर्च कर लीजिए। फिर बोला है वी एड अ नोट ऑफ कॉशन, और चेतावनी दी है उन्होंने। कितना स्ट्रिक्टली वो मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉशन दिया है, नोट दिया है कि कॉशन करेंगे कि मिसिंग पर्सन इज रिस्टोर्ड टू हिज और हर फैमिली। अगर वो मिसिंग पर्सन उसकी फैमिली को वापस आ जाता है विद इन 24 आवर्स, द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट शैल नॉट फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द एफआईआर टू द ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि जब भी कोई एक एफआईआर रजिस्टर होगी तो उसकी एक कॉपी विद इन 24 आवर्स जो इलाका मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके यहां पर भेजनी पड़ती है। तो माने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर विद इन 24 आवर्स अगर वो बच्चा है या बड़ा है वापस आ जाता है या आपको मिल जाता है, तो फिर ये अब 24 घंटे में जो एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जाएगी वो नहीं भेजनी। इट मींस आप एफआईआर की कॉपी भेजने में 24 घंटे का इंतजार कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पर, बट रजिस्टर करने में 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करेंगे। एंड द मैटर may be stand closed at the level itself. It means मैटर वहीं क्लोज हो जाएगा, जैसे ही 24 घंटे के अंदर की बात बता रहे हैं, और तब की जब वो व्यक्ति वापस आ जाता है या 24 घंटे में ही आप तलाश कर लेते, वो व्यक्ति रिस्टोर हो जाता है, तो मैटर वहीं कैंसिल हो जाएगा पुलिस स्टेशन के लेवल पर ही। एफआईआर कोर्ट में भेजने की जरूरत नहीं है। However, this shall not mean that the police machinery would remain inactive। अगेन कॉशन दिया है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप 24 घंटे तक कोई काम नहीं करेंगे, उस पर इनएक्टिव रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे। नहीं, आपको तुरंत इमीडिएटली अपना एक्शन शुरू कर देना है। ऑन द कंट्रेरी द पुलिस मशीनरी शैल बी एक्टिवेटेड इमीडिएटली। जैसे ही एफआईआर होगी और एफआईआर इमीडिएटली होगी, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली तुरंत ही मशीनरी एक्टिव हो जाएगी विदाउट वेटिंग एनीथिंग। वेट नहीं करना है कि 24 घंटे पहले देख लेते हैं अपने आप लौट कर आ जाएगा देन हम अपना काम शुरू करेंगे। नहीं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसे तलाश करने के लिए जो भी स्टेप लेने होंगे सारे स्टेप इमीडिएटली शुरू कर दिए जाएंगे। पुलिस मशीनरी शैल बी एक्टिवेटेड इमीडिएटली एट हिज हाईएस्ट लेवल। जितने भी हाईएस्ट लेवल पर एफर्ट्स किए जा सकते हैं वो सारे एफर्ट्स किए जाएंगे। किस बात के लिए? फॉर ट्रेसिंग एंड लोकेटिंग द मिसिंग पर्सन। जो व्यक्ति मिसिंग है उसको तलाश करने के लिए जितने भी हाईएस्ट लेवल के एफर्ट्स हो सकते हैं इमीडिएट शुरू किए जाएंगे। देखिए यहां पर बार बार एक आपको वर्ड मिलेगा
मिसिंग पर्सन, मिसिंग पर्सन, मिसिंग पर्सन। तो 5 अगस्त 2026 वाले ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं कि इस पर्सन में केवल और केवल बच्चों को मान रहे हैं, और हमने तो बिल्कुल पुलिस हर जगह मिसिंग पर्सन लिखा है। और इस जजमेंट को आप और आगे पढ़ेंगे तो देखिए पढ़ने में बहुत सारी गलती कर रहे हैं लोग। इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर लिखा है, मिसिंग पर्सन कहीं कहीं लिखा है इंक्लूडिंग चाइल्ड। इट मींस तब तो क्लियर है ना भैया, कि चाइल्ड तो अलग से है बट मिसिंग पर्सन में चाइल्ड भी शामिल है, बट इसका मतलब और भी सब कुछ है। और देखना बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इस पर्सन में उन्होंने कहा है इसका मीनिंग अनएम्बिगुअस है, क्लियर है कि इसमें सभी एज के पर्सन है। तो आप ऐसा मत करिए कि अडल्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास तो उस पर एफआईआर दर्ज ना करें। तो जितना भी प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकते हैं उतना प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे, रादर देन वेटिंग फॉर द एक्सपायरी ऑफ 24 आवर्स। कोई वेट नहीं करेंगे कि 24 घंटे बीत जाए तब हम अपना एक्शन शुरू करेंगे। और वो कहते हैं बाय विच टाइम, 24 घंटे तक अगर आपने वेट किया इट मे ऑलरेडी बी टू लेट, वो बहुत ज्यादा लेट हो सकता है। और फिर आगे कहते हैं नीडलेस टू ओवर एम्फेसाइज द इनिशियल फ्यू आवर्स। बहुत अच्छी बात लिखी है अभी उन्होंने, देखिए इनिशियल फ्यू आवर्स फ्रॉम द टाइम एनी पर्सन गोज मिसिंग। जिस समय से व्यक्ति मिसिंग है उस समय से जो शुरू के आवर्स होते हैं दीज आर गोल्डन आवर्स। और ये ऐसे आवर्स हैं कि इनमें अगर एफर्ट्स कर लिया जाए तो व्यक्ति को सेफ और बहुत जल्दी ही रिकवर किया जा सकता है, रीस्टोर किया जा सकता है। उन्होंने वही लिखा है द फ्यू आवर्स फ्रॉम द टाइम एनी पर्सन गोज मिसिंग आर गोल्डन आवर्स ड्यूरिंग विच द चांसेस ऑफ सेफ रिकवरी आर देयर एट देयर मैक्सिमम। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप शुरू के टाइम में ही एफर्ट्स करिए ना उसको तलाश करने के, तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि सेफ रिकवरी उसकी हो जाएगी। जितना लेट होते चले जाएंगे उसके साथ जो घटनाएं घटती जा रही हैं, अगर मान लीजिए भगवान ना करे उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो रही है, कोई क्राइम कमिट हो रहा है, वो हो सकता है कि उसका मर्डर ही हो जाए। अगर सेफ इनिशिएट कर दिया जाता है एक्शन, इमीडिएटली एक्शन इनिशिएट कर दिया जाता है तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसी बात पर पूरा जोर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए क्लॉज 3 में क्या बोला है, द एफआईआर सो रजिस्टर्ड। एफआईआर सो रजिस्टर्ड मतलब इस तरीके से जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है, अभी मैं बताऊंगा कौन सी सेक्शंस में रजिस्टर होगी। सेल मैंडेटरीली इनकॉर्पोरेट द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड एनी अदर एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द किडनैपिंग, एब्डक्शन और ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन और चाइल्ड। इट मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया दिया है कि बेशक आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई उसमें इंग्रेडिएंट नहीं है किडनैपिंग के, बेशक उसमें इंग्रेडिएंट नहीं है एब्डक्शन के, नहीं है ट्रैफिकिंग के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, देन आप इनमें से कोई भी सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। अभी किस तरीके से प्रोसीड करेंगे पुलिस ऑफिसर्स वो भी आइडिया मैं आप लोगों को दूंगा। अभी देखिए देखते रहिए बस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। अगर आपने आज ये पूरी वीडियो देखी तो अगर आप पब्लिक हैं तो आपको पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस ऑफिसर्स हैं तो आप देखिए पनिशमेंट से बच जाएंगे। पुलिस ऑफिसर्स को पनिशमेंट बहुत जल्दी मिलती है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप पनिशमेंट से बचेंगे। तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा है कि वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या दूसरे कानून, उनके जो रेलेवेंट प्रोविजंस आपको लगते हैं कि ये इस मामले में होने चाहिए। और आगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अगर पुलिस इंफॉर्मेशन में कुछ लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, उसको लगता है कि यहाँ एब्डक्शन हुआ है, तो वो रेलेवेंट प्रोविजन उसमें लगाएगा, उनको इनकॉर्पोरेट करेगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला कि immediately upon the investigating agency or police having sufficient reason to believe that the case relates to trafficking and without waiting for the expiry of 4 months period, the matter shall be transferred to the specialized unit if constituted in the area dealing with the offenses relating to the human trafficking, kidnapping, abduction and allied offenses। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट बनाई गई है पुलिस में, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट।
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस समय पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव हो जाए कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल इन्वॉल्व है, तभी उस केस को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, विदाउट वेटिंग कि उसको 4 महीने बाद ट्रांसफर करेंगे, विदाउट वेटिंग कि उसको 4 महीने तक आप ही रखेंगे, वहां नहीं भेजेंगे। तो एक एक पॉइंट को बड़ा क्लियर किया है और प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये जरूर आपको बहुत अच्छे से सुनते रहिए, पूरी वीडियो जरूर देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहिए, दूसरों के पास पहुंचे, शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर करके बताइए, और हाइप का बटन आएगा, हाइप भी आप करेंगे जिससे कि लीडर बोर्ड पर वो पहुंच जाए। 5वां पॉइंट देखिए क्या लिखा है, एट हिज जंक्चर डॉक्टर पीएम नायर हैज इन्फॉर्म दैट, उन्होंने ये बताया है पीएम नायर साहब ने कि हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है तो सही, कागज पे है लेकिन फंक्शनल नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आप ऐसी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को तुरंत फंक्शनल करेंगे, फुली फंक्शनल करेंगे। ऑल ह्यूमन anti-human trafficking units are made fully functional and operational within 4 weeks from today। तो ये तो निकल गए, 22/5/2026 का है। इट मींस आज की डेट में कोई ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ ये काम नहीं कर रही है, उसको फुली फंक्शनली एंड ऑपरेटिव बनाना ही पड़ेगा। आगे बताया गया है कि जब व्यक्ति मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा तो क्या करेंगे, लिखा है द मूवमेंट एनी पर्सन, अगेन एनी पर्सन नॉट चाइल्ड, अगेन एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ चाइल्ड। इट मींस इस पर्सन में हर व्यक्ति है और चाइल्ड भी है, इंक्लूडिंग अ चाइल्ड इज रिकवर्ड, इट शैल बी एंश्योर्ड, सुनिश्चित करेंगे विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के सुनिश्चित करेंगे दैट द पर्सन इज रिस्टोर्ड टू हिज और हर फैमिली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इट मींस जैसे ही कोई व्यक्ति वो रिकवर हो जाएगा, मिल जाएगा, तो बिना किसी डिले के जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के आधार पर उसके फैमिली मेंबर्स को वो हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप थोड़े सतर्क रहेंगे जब हैंडओवर करेंगे इस व्यक्ति को या बच्चे को, उसके फैमिली मेंबर्स और गार्जियंस को। तो क्या सतर्क रहेंगे, सब्जेक्ट टू ड्यू वेरिफिकेशन, पहले वेरीफाई कर लीजिए कि जिसको आप हैंडओवर कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन पर्सन है क्या, सब्जेक्ट टू ड्यू वेरिफिकेशन दैट पर्सन इज बीइंग रिस्टोर्ड टू द राइटफुल गार्जियन, जो सचमुच में हकदार है इस बच्चे का या इस व्यक्ति का, क्या उसी को रिस्टोर कर रहे हैं, उसी को आप वापस दे रहे हैं, ऐसी आपको पहले वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। हाउएवर, in case where it is found that the victim was trafficked with the involvement of or connivance of the family or guardian of the victim, देखिए कितने सारे ऐसे मैटर्स हैं जो हमने सुने हैं कि कभी बिहार से, कभी झारखंड से, कभी वेस्ट बंगाल से बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर, दिल्ली आ जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, बड़े बड़े और शहरों में चले जाते हैं, बट उनमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी कनाइवेंस होती है इस ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपने ये पाया कि जब बच्चा रिकवर हुआ है, जो व्यक्ति रिकवर हुआ है, वो अगर उसकी ट्रैफिकिंग की गई थी और ट्रैफिकिंग थी विद द कनाइवेंस ऑफ फैमिली मेंबर, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स, देन क्या करेंगे, the victim shall not be restored to the family and immediate responsibility for care and protection shall be vested in the state authority। फिर जैसे ही फैमिली मेंबर की इन्वॉल्वमेंट आई ट्रैफिकिंग में, तो फिर उसकी बच्चे की, व्यक्ति की जो रिस्टोरमेंट होगी, रिस्टोरेशन होगा, वो उस व्यक्ति को नहीं किया जाएगा जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, फिर किसको किया जाएगा, फिर स्टेट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी आ जाएगी जिसके अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी शामिल है, वो देखेंगे कि इसका रिस्टोरेशन कैसे होगा। फिर आगे देखिए और एक डायरेक्शन दिया है इन्होंने, बहुत सारा डिटेल लिखा है, वी एंडोर्स एंड डायरेक्ट दैट द मोमेंट एनी मिसिंग पर्सन इज रिकवर्ड और रेस्क्यूड, he or she shall immediately be taken for आधार वेरिफिकेशन। आपको कोई भी काम छोड़ना नहीं है इसमें से, क्योंकि सारी डायरेक्शंस हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की, एक भी डायरेक्शन में अगर पुलिस ऑफिसर फेल तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट लग सकती है। जैसे ही वो व्यक्ति या वो बच्चा
रिस्टोर हुआ है, रेस्क्यू किया है आपने मान लो, तो उसको कहां लेकर जाएंगे? आधार वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाएंगे इमीडिएटली। सेल इमीडिएटली बी टेकन फॉर आधार वेरिफिकेशन, और फिर आधार उसका नहीं है तो फॉर इशुएंस ऑफ एन आधार कार्ड, फिर उसका आधार कार्ड इशू कराने के लिए लेकर जाएंगे। एज द केस में भी, अगर आधार कार्ड है तो वेरिफिकेशन के लिए, नहीं है तो आधार कार्ड बनवाने के लिए जाएंगे। और दिस डायरेक्शन इज बीइंग इशूड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरिंग एन आधार कार्ड, इसके लिए फिंगरप्रिंट यूज होते हैं, अदर बायोमेट्रिक डिटेल्स होती हैं, रेटिना होता है, इनको कैप्चर किया जाता है। And the moment any attempt is made by the same person to obtain another Aadhaar card, the system would reveal whether such person already possesses one, thereby greatly facilitating identification and restoration of the person to his or her family. ये हमें हेल्प मिलेगी कि उसके फैमिली मेंबर्स को, इस व्यक्ति को रिस्टोर करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां पर, और ये भी पता चल जाएगा क्या इसने कोई अटेम्प्ट की है दूसरा आधार कार्ड बनवाने के लिए। बहुत सारी हेल्प मिलेंगी, बट आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब नेक्स्ट और लिखा है कि द वेरिफिकेशन ऑफ आधार कार्ड मे बी कैरिड आउट बाय एनी रेडिली अवेलेबल ऑथराइज्ड एजेंसी so as to avoid any delay or loss of valuable time. टाइम को बचाने की बहुत सारी बातें करी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर। ये जो रेडिली अवेलेबल एजेंसी है, वहां से आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। अगर वो एजेंसी आपको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इस जजमेंट की, इस ऑर्डर की कॉपी आप साथ में लेकर जाइए, उनको दिखाइए कि डायरेक्शन आपके लिए भी है, केवल पुलिस के लिए नहीं है। लास्ट में 5 अगस्त 2026 के लिए इस मैटर को लगा दिया था, और 5 अगस्त को फिर वो दूसरा ऑर्डर किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि पर्सन को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो मैं कुल मिलाकर आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी पर्सन की मिसिंग इंफॉर्मेशन किसी पुलिस ऑफिसर के पास आती है पुलिस स्टेशन में, तो उसको इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो अब वो कौन कौन से प्रोविजंस हो सकते हैं जिनको आप इन्वोक करेंगे? यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस भी उठ सकते हैं आप लोगों के, उन क्वेश्चंस के जवाब भी मैं दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जब पुलिस ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो पुलिस ऑफिसर को उसमें 3 बातें देखनी। बात नंबर 1, क्या जो इंफॉर्मेशन लिखी है या इंफॉर्मेशन ओरल आई है, क्या इससे कोई ऑफेंस बनता है या ऑफेंस नहीं बनता? क्या ये इंफॉर्मेशन कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करती है या नहीं? दो वनों में से कोई ना कोई एक तो बात होगी कि या तो ये मान लेते हैं कि ये ऑफेंस ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है, तो पुलिस ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन क्लोज ही करनी होती है, उस पर कोई एफआईआर नहीं करनी होती, ना उस पर कोई नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट करनी होती। बट हाँ, ये निकल कर आया कि हाँ, ऑफेंस तो बनता है, इस इंफॉर्मेशन से ऑफेंस तो कॉन्स्टिट्यूट होता है। देन अब पुलिस को देखना है क्या वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और हर, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दोनों के लिए कोई ना कोई प्रोविजन, कोई ना कोई एक नंबर, सेक्शन का, धारा संख्या कोई ना कोई सुनिश्चित जरूर की गई है किसी ना किसी कानून में। तो देखेंगे कि कौन सी धारा का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, कौन सी धारा का अपराध बनता है। अब अगर मान लीजिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट रजिस्टर करेंगे पुलिस ऑफिसर, और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है तो फिर एफआईआर रजिस्टर करेंगे। ये तो हुआ नॉर्मल प्रोसेस। अब मान लो मिसिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आई, उसको पढ़ने से लगा कि ये तो कोई भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, पहली वाली कंडीशन, तो इंफॉर्मेशन तो क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि पुलिस ऑफिसर को ये 3 बातें देखनी थी, क्या कोई ऑफेंस नहीं है, क्या कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये सब क्यों कर रहा है ये प्रोसेस? क्योंकि वो चेक कर सके कि मुझे एफआईआर रजिस्टर करनी है, मुझे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनानी है, या मुझे क्लोज करनी है, केवल इसलिए देख रहा था। तो इस पॉइंट को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में क्लोज कर दिया कि आपको ये देखना ही नहीं है मिसिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन के मामले में। आप चेक ही मत करिए कि बनता है नहीं बनता है, तब भी एफआईआर करनी है। नॉन कॉग्निजेबल है तब भी बनती है, कॉग्निजेबल है तब भी आपको एफआईआर ही रजिस्टर
करनी है। तो ये पॉइंट तो क्लोज हो गया कि आपको ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आप कौन सी रिपोर्ट करेंगे। इसमें एक ही रिपोर्ट करेंगे, वो होगी एफआईआर। और एफआईआर के लिए आपको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक पर्टिकुलर सेक्शन तो चाहिए, मिनिमम एक। तो देखिए बच्चों के मामले में तो प्रैक्टिस कर रही है पुलिस ऑफिसर, करते हैं अभी भी। सेक्शन 363 आईपीसी जो आज की डेट में 137 बीएनएस होती है, यहां पर एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं। ये मानकर चलते हैं कि जो बच्चा 18 साल से कम का है उसकी किडनैपिंग हुई है, उसको लालच देकर बहला फुसलाकर कोई लेकर गया है, ऐसा मानते हैं। और इस प्रोविजन को इन्वोक करते हुए ये धारा मेंशन कर किडनैपिंग की सेक्शन एफआईआर दर्ज कर देते हैं। कब? जब बच्चा 18 साल तक का हो। अब बात आती है कि बच्चा अगर मान लो 18 साल से बड़ा है, बच्चा या व्यक्ति जो भी है 18 साल से बड़ा है, तब कौन सी सेक्शंस इन्वोक की जाएंगी? तो मेरा ये मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है, बच्चे के मामले में किडनैपिंग लिख दिया और एब्डक्शन लिख दिया है और भैया ट्रैफिकिंग भी लिख दिया है। तो आप कहीं ना कहीं इन्हीं सेक्शंस में, इन्हीं प्रोविजंस में किसी में भी एक में एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए। मान लीजिए एब्डक्शन, बच्चे के मामले में तो किडनैपिंग थी तो सेक्शन 137 हो गया। अब एब्डक्शन के मामले में सेक्शन 140 और सबसेक्शन 3 आ जाएगा, जो पहले 365 आईपीसी हुआ करता था। आप इस सेक्शन को इन्वोक करते हुए एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए। अभी टेक्निकल बातें और बताऊंगा आपको मैं। अब मान लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आती है, तो फिर आप सेक्शन पहले होता था 370, आज 143 बीएनएस हो गया, आप इसमें प्रोविजन इन्वोक कर लीजिए। या फिर आप कर सकते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइन किसी ने करके रखा हुआ है, रॉन्गफुल कन्फाइन करके रखा हुआ है, सेक्शन 127 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले 342 आईपीसी हुआ करता था, आप इसमें भी एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए। देखिए पर्पज ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि आप एफआईआर रजिस्टर करें और उस मिसिंग पर्सन को तलाश करने के लिए जो भी एक्शन इमीडिएटली लिए जा सकते हैं हाईएस्ट लेवल पर, वो सारे एक्शन इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, जो गोल्डन आवर में उसकी रिकवरी, रेस्क्यू हो सके, जिससे बड़ी घटना होने से बच सके। और ये अच्छी बात भी है, पुलिस का भी बर्डन कम होगा। जब बड़ी घटना हो जाती है, मर्डर हो जाता है, पुलिस के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, कोर्ट्स के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। आप इनिशियल स्टेज पर ही अगर प्रॉम्प्ट एक्शन करेंगे तो बहुत सारे लोगों के, उनकी जान बचेगी, किसी की, आपका बर्डन बचेगा, कोर्ट्स का बर्डन बचेगा। अब क्वेश्चन आता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी उसके अंदर इंग्रेडिएंट तो लिखे ही नहीं है। तो उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं भैया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मिसिंग पर्सन के मामले में कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता कॉग्निजेबल ऑफेंस का, तब भी आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है। तो अब प्रोसेस आता है कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए जो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया फैमिली मेंबर का, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे घर से निकला था, काम के लिए निकला था, वहां था, ये था, और लौट कर नहीं आया है, मिसिंग है। तो ऐसे मामले में उसके नीचे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो अपनी एक एंडोर्समेंट करता है, वहां पर नीचे अपनी 4-5 लाइन लिखता है, नॉर्मल रूटीन में भी लिखता है दोस्तों, कि क्या उसने देखा, कौन सा ऑफेंस ये बनता है, कौन सा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, और फिर डायरेक्शन देता है अपने वो ऑफिसर को जो एफआईआर रजिस्टर करता है पुलिस स्टेशन में, कि आप अंडर सेक्शन सो एंड सो ये एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए। तो अब यहां पर भी एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी उस पुलिस ऑफिसर को। वो एंडोर्समेंट में लिख सकता है पुलिस ऑफिसर कि फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो सूचना मिली है उसके जो तथ्य हैं उनसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, नो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड, नो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट। हाउएवर, इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 22/5/2026 passed by the Honorable Supreme Court in case of G. Ganesh versus State of Tamil Nadu and others, the FIR is being registered. और फिर लिखें कि यू आर डायरेक्टेड या यू आर रिक्वेस्टेड, जिसको भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर अ केस अंडर सेक्शन, इनमें से कोई भी सेक्शंस लगाकर आप कह दीजिए। अब मैं तो ये आपको कह दूं, मान लो कि थोड़ी देर के लिए आप मर्डर में एफआईआर दर्ज कर दीजिए, छोड़ दीजिए सारी बातें,
आप मर्डर में एफआईआर दर्ज कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा, उस मिसिंग पर्सन को ट्रेस करना है, तलाश करना है। जब वो मिसिंग पर्सन मिलेगा तो सबसे पहले उससे क्या करेंगे आप? उससे पूछेंगे ना कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? आप क्यों इस तरीके से मिसिंग थे? अगर उसके स्टेटमेंट से आपको लगता है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, तब पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे? उसके स्टेटमेंट को आधार बनाकर, वो जो अभी तक इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसको आधार बनाकर कैंसिलेशन रिपोर्ट बनाएंगे और कोर्ट में सबमिट कर देंगे कि कोई मामला नहीं बनता है, मैटर क्लोज। मान लीजिए कि आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कर दिया, इनिशियली एफआईआर रजिस्टर्ड, बट आपको पता चला कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं थी, केवल एब्डक्शन थी, तो आप जो प्रोविजन है, जो धाराएं इन्वोक की गई थी एफआईआर में, वो चेंज हो जाएंगी। केस डायरी में लिखेगा पुलिस ऑफिसर के ये हालात पाए गए हैं, तो मामला अब ये है और इसमें ही हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और चार्जशीट भी अकॉर्डिंगली बनेगी, एक्यूज भी अरेस्ट होगा। एक्यूज के साथ में जितने भी पीरियड्स हैं कि 60 दिन का है, 90 दिन का है, 15 दिन का है, 2 महीने का है, जो भी टाइम है वो अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे पुलिस ऑफिसर उसमें। तो यहां पर अगर एक बार एफआईआर में कोई भी प्रोविजन इन्वोक हो गया है तो वो परमानेंट नहीं होता है, वो किसी भी स्टेज पर अकॉर्डिंगली उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, आप किसी भी प्रोविजन में एफआईआर रजिस्टर करिए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दीजिए। पहला स्टेप तो उसको रेस्क्यू करने का है, उसको तलाश करने का, ट्रेस करने का। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाया हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या चाहते हैं इसमें। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मोस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स के पास, सारे स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के पास, देश के सारे एसएचओज के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, पब्लिक के पास भी जानी चाहिए कि उनको पता चले कि उनके क्या राइट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स को पता चले कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं, जिससे कि किसी से कोई गलती ना हो और किसी की जान बच सके, टाइमली कोई व्यक्ति किसी का मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय